लाओ डाउट पहले बता दो, चलो कौन से डाउट हैं फिजिक्स गैलेक्सी वाले, बताओ। 85 देखो पहले। A ball of mass m has density rho is immersed in a liquid of density 3 rho at a depth h. To what height will the ball jump above the surface of liquid? Okay, ये क्वेश्चन देखना। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पानी के अंदर डालते हैं, इस तरह से, ये पानी है, ये पानी के अंदर एक बॉल है और इस बॉल का वॉल्यूम है v। तो व्हाट विल हैपन इज, पानी इस पे चारों तरफ से प्रेशर फोर्स देता है, चारों तरफ से प्रेशर फोर्स। ये प्रेशर फोर्स नीचे वाली साइड ज्यादा होता है, ऊपर वाली साइड कम। एज अ रिजल्ट ये पानी इसे ऊपर की ओर एक फोर्स देता है जिसे तुमने बॉयंसी के नाम से पढ़ा है। आगे जाके ये टॉपिक डिटेल में हमारे सामने आएगा। बॉयंसी फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये वो फैन बंद कर दो बेटे। इट इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द प्रेशर फोर्सेस बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी, तुम अपने हाथ को पानी में डालो, तुम्हारे हाथ पे भी बॉयंसी फोर्स आएगा। ये बॉयंसी फोर्स पानी का तुम्हारे हाथ पे चारों तरफ से जो प्रेशर फोर्स है उन्हीं सब का रिजल्टेंट है। लिखो इस बात को। When we immerse an object inside liquid, when we immerse an object inside liquid, then liquid exerts pressure force on the object, then liquid exerts pressure force on the object, resultant of all these pressure forces, resultant of all these pressure forces is called buoyancy force. Resultant of all these pressure forces is called buoyancy force। और इस buoyancy force की जो वैल्यू आती है, the value of this buoyancy force is VL rho L G, volume of the liquid displaced by the body, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बॉल की डेंसिटी नहीं, लिक्विड की डेंसिटी। ये बॉयंसी फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर, ये आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा। डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट, कितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया, अपने वॉल्यूम के बराबर ही, पूरा पानी के अंदर है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो बॉयंट फोर्स आएगा कितना आएगा, V इंटू 3 रो इंटू जी, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है और बॉल की डेंसिटी रो। ठीक है, बॉल का वेट कितना है, इस बॉल का वेट, इस बॉल का वेट है मास इंटू जी, यानी वी रो जी। ये बॉल का मास है, m और इंटू जी कर दिया, वी रो जी। यानी इस पर्टिकुलर केस में इस बॉल पे जो बॉयंट फोर्स आ रहा है वो इसके वेट mg का 3 गुना आ रहा है, 3mg। सीधी सी बात है, अगर तुमने एक बॉल ली और ऐसे लिक्विड में डाल दी जिसकी डेंसिटी बॉल की डेंसिटी की 3 गुनी है, तो बॉयंट फोर्स भी 3 गुना आएगा। बॉल को पूरा अंदर लेके जाना, ऐसे तुम इस बॉल को छोड़ोगे ना पानी में तो 1/3 डूबेगी और तैरेगी ऊपर ही, क्योंकि बॉल की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है। तो तुम ऐसे ही बॉल को छोड़ देते तो ये 1/3 डूबती अंदर और तैरती रहती वहां, तुम पानी के अंदर ले गए इसको। अब ये क्वेश्चन आसान है, तो पानी के अंदर इस पे कितना नेट फोर्स है, 3mg माइनस mg। So what is net force acting on this ball? Net force is 2mg, that is equal to mass into acceleration. So acceleration इसका कितना आ गया, 2g। आगे आप क्वेश्चन कर लोगे नाउ। ये बॉल अब यहां से लेके पानी के सरफेस तक कितने एक्सेलरेशन से ऊपर भागेगी, इसका एक्सेलरेशन इस वक्त क्या होगा, 2g। और एक बार बाहर आ गई, बॉयंसी खत्म, अब ये जो ऊपर जाएगी तो अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। अब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देना यहां से यहां, और फिर यहां पे तुम स्पीड निकाल लेना
और यहाँ पे स्पीड आ गई तो इसके बाद तो वो शॉर्टकट रिलेशन, व्हाट इज द हाइट अप टू विच इट विल जंप, v0 square/2g। और यहां से यहां तक लिखा लेना v0 square इज u² + 2as, एक्सेलरेशन लेना 2g एक्सेलरेशन और हाइट ले लेना h। ठीक है, आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये बॉयंसी, और याद रखना ये बॉयंसी कोई नई चीज नहीं है। पानी के अंदर तुम कोई भी चीज डालते हो, पानी चारों तरफ से उस पर प्रेशर फोर्स देता है, उन्हीं सबके रिजल्टेंट को वी कॉल व्हाट, बॉयंसी। ओके, 87th क्वेश्चन देखो, अब नोट कर लो इसको, और ये अब सॉल्व करना पूरा कंप्लीट घर पे अपने आप, कुछ नहीं, अब v² इज u² + 2s लगाना है। अब ये काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन हो गया कि पहले h हाइट तक एक्सेलरेशन है 2g, फिर आगे एक्सेलरेशन है -g, रिटार्डेशन होगा ना फिर तो बाहर निकल के। ओके, कर लो, नोट कर लो आराम से। गीतांश क्लियर है बेटे, पक्का? बॉयंसी फोर्स कितना आया, 3 mg, वेट कितना आया, mg, तो पानी के अंदर इस पे नेट फोर्स कितना आया, 2 mg, दैट 2 mg इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 2g। और कौन सा क्वेश्चन, 94, ये क्वेश्चन देखो बेटे, 94 अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल P is sliding down a frictionless hemispherical bowl. It passes the point A at t equal to 0. At the same instant of time, the horizontal component of its velocity is v. A bead Q of the same mass as P, bead Q, is ejected from A at t equal to 0 with same speed v. Friction is negligible. Tp and Tq be the respective times taken by the P and Q to reach the point B then. Okay. देखो इधर, अच्छा क्वेश्चन है ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है ना, ये सरफेस की शेप कुछ भी हो, और ये एक तार है, यहां से एक पार्टिकल चला और ये एक पार्टिकल चला, इसकी स्पीड इस तरफ है v, इसकी स्पीड इस तरफ है v1, बट उस v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में v है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये किस स्पीड से आगे चली, v, इसकी ये रिंग पे ऐसे ऐसे हेमिस्फेरिकल, मान लो ये तार थी एक, ऐसा भी सोच लो, तार ना लेके तुम हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक है, मान लो तुम ये एक तार है, ऐसे ऐसे शेप तुमने ऐसे बेंड कर दिया है तार को, ठीक है, कॉपर की तार ऐसे जैसे मर्जी चाहे हम बेंड, लोहे की तार है बेंड कर दी हमने ऐसे, ये रिंग इस पे स्लाइड करके ऐसे जाएगी यहाँ पे, और ये वाली रिंग इस तार पे स्लाइड करके आएगी, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। आयुष इधर ध्यान दो बेटे, सामने ध्यान बेटे, ये तो कांस्टेंट स्पीड v से आगे चल के यहां पहुंचेगी, ये लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे पहुंचेगा, सवाल है कौन पहले पहुंचेगा, ये तो एक पजल की तरह क्वेश्चन है, कौन पहले पहुंचेगा, ये या ये, कौन पहले पहुंचेगा, प्रभ मेहर बोलो, हाँ क्यों एक साथ, हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की अभी सेम है, क्या हर वक्त सेम रहेगी, शुरू में सेम है, लक्ष्य बोल बेटे, कौन पहले पहुंचेगा, गविष्ठ बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ी देर, 2 मिनट सोचो सही भाई, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ में जा रही है भव्या, मैं उसके कर्व पाथ को नहीं देखूंगा, मैं उसके प्रोजेक्शन को देख, प्रोजेक्टाइल हमने ऐसे ही किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में कब हमने उसकी नेट स्पीड पे गौर किया, नेवर, वी वर ऑलवेज बॉदर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, वर्टिकल क्या, हॉरिजॉन्टल उसकी शैडो देखी हमने। तुम भी जरा इमेजिन करो, ऊपर से लाइट गिराओ और इन दोनों की शैडो जरा जमीन पे देखो, इन दोनों की शैडो ग्राउंड पे, ऐसे दोनों की शैडो जरा ग्राउंड पे इमेजिन करो, तो ये वाली शैडो तो कांस्टेंट स्पीड v से, इसकी तो शैडो क्या ही देखनी, ये तो खुद ही हॉरिजॉन्टल चल रहा है बेचारा, इसकी शैडो देखेंगे हम, क्या होगा, ये यहां पर है, ये घूम के इधर जाएगा, तो उतनी देर में इसकी शैडो भी ये चलेगी, तो यानी दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सेम है।
लेकिन इनिशियल स्पीड तो सिर्फ अभी सेम है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या हर वक्त सेम रहेगी। अगर रहेगी तो बहुत बढ़िया, सेम टाइम में पहुंच जाएंगे। तो थिंक इस रिंग की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या होगा थोड़ी देर के बाद। थिंक एंड आंसर। इस बॉल की, इस रिंग की नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा? क्यों बढ़ जाएगा? तो v1, देखो ये जब यहां पहुंचेगी रिंग तो इसकी जो नेट स्पीड है v2 वो पक्का v1 से बड़ी होगी, ये बात तो मानते हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस इन ग्रेविटेशनल इज गेन इन काइनेटिक, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन टाइप ही है, तो नेट स्पीड पक्का बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी कम हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा। सो पहले ये था v1 cos, अब क्या है? v2 cos थीटा। ये v2 बढ़ गया है, थीटा घट गया है, थीटा घट गया है तो cos थीटा भी बढ़ गया, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पक्का v से तेज है, पक्का v से तेज है v डैश। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? इस वाली रिंग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला पार्ट बढ़ेगा फिर घटेगा, और जब ये रिंग पहुंचेगी यहां पे तो इसकी नेट स्पीड फिर से हो जाएगी v1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर से हो जाएगा v, जो शुरू में था वही हो जाएगा, लेकिन बीच में तो बढ़ा और फिर घटा। अब मेरी बात सुनो, दो कारें हैं, दोनों की स्पीड अभी तो 60 है, एक कार तो 60 पे ही चलती जा रही है और एक कार 60 से 70, फिर 80, फिर 90, फिर 80, 70, 60। तो एक कार की स्पीड 60 से 90 गई फिर 60 हो गई, एक की थ्रू आउट 60, कौन जल्दी पहुंचेगा? क्यों, बाद में तो 60 हो गई ना भाई वंश, लेकिन बीच में तो हर वक्त 60 से ज्यादा रही ना। तुमने जर्नी कवर करी, तुम्हारी स्पीड 60 से हमेशा ज्यादा थी और दूसरे वाले की तो हमेशा, यार तुम्हारी बाद में 60 हुई, बीच में तो हर वक्त 60 से बड़ी थी, तुम पहले पहुंचोगे, ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, तो ये वाली रिंग पहले पहुंचेगी, ये वाली रिंग जो ये स्लाइड, क्योंकि इसकी स्पीड बीच में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v से बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटते 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 v के बराबर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये v1 है तो यहां पे फिर से v1 नेट कंपोनेंट, फिर से एंगल भी तो सेम हो गया होगा यहां पहुंच के। ये एडवांस में आया था 80s में कहीं क्वेश्चन, ये कौन पहले पहुंचेगा? कर्व वाला पार्टिकल क्योंकि कर्व वाले पार्टिकल की अनुष्का बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बढ़ा और घटा, शुरू में सेम था, इसके बराबर था, अब बढ़ा और घटा, तो यानी उससे तो हमेशा बढ़ा ही रहा। तो इनकी तुम शैडो ऑब्जर्व करोगे ना, शैडो, दोनों पार्टिकल्स की यहां शैडो, तो उसकी शैडो आगे निकल जाएगी ये कर्व वाले की। तो नोट कर लो इसको, जो कर्व ट्रैक पे मूव कर रहा है पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्टिकल मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्या अर्जू बेटे? कर्व पे मूव करने वाले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वन मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर गीतांश? पक्का? लक्ष्य क्यों नहीं सोच पाए यार? कोई बात नहीं, तो नॉर्मल फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, वो तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही तो बढ़ा रहा है। ऐसे भी कह सकते थे तुम ऐसे भी बिल्कुल सही बोला। आप कह सकते थे भाई इस पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, ऐसे भी सुनो, इस पार्टिकल पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो इसकी तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा फिक्स है। इस पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है और वेट है, तो ये नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा है?
इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ा रहा है और बाद में क्या कर रहा है, बाद में कम कर रहा है। पहले बढ़ा रहा है, बाद में कम, बट v से तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो इसकी हॉरिजॉन्टल, सात्विक अलर्ट, इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कौन बढ़ा रहा है, नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिमाग लगाना सीखो ऐसे फंडामेंटली, रटो मत चीजों को। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स तो जरूर है। कौन है, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट है। ओके, नोट कर लो, इस बात को भी लिख लो कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा है, 95। 95th क्वेश्चन देखना एक बारी। 95 बोला। A small block of mass m slides along a smooth track. If it starts from rest at P, what is the resultant force acting on it at, ये क्या बात हुई भाई, क्यों पूछ रहे हो? At what height above the bottom of the loop should the block be released so that the force it exerts against the track at the top of the loop equals its weight? ये तो आसान है यार। If it starts from rest at P, what is the resultant force? देख पहला पार्ट, इसने P पॉइंट पे रेस्ट से स्टार्ट किया, P पॉइंट की हाइट कितनी दे रखी है, ये कैसे लिखा है 5R, थोड़ा मिस है, 5R है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर बेटा प्लीज। शुरू में एनर्जी कितनी, mg इंटू 5R, अब कितनी, mgr। लॉस इन ग्रेविटेशनल किधर गया, इधर ध्यान बेटा, लॉस इन ग्रेविटेशनल किधर गया, गेन इन काइनेटिक्स, तो वहां पे v स्क्वायर आ जाएगा q पे, तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r, और एक है उसका वेट। एट इफ इट स्टार्ट्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एट q, तो q पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, दैट्स ऑल। हाँ ना, q पे नहीं, p पे और q पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दे, q पे स्पीड निकाल लो, q पे स्पीड आ गई तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा v स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r, और वेट mg है तो नेट फोर्स कितना हो गया, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ठीक, सेकेंड पार्ट उसके बाद, so that at the top of the loop normal force is equal to its weight। so अगर टॉप पे आ गए, टॉप पे आ गए तो नॉर्मल फोर्स n प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है, कह रहा है n की वैल्यू mg है, तो mg प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, टॉप पे स्पीड निकाल ले, फिर टॉप पे और p पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में खास, फिर भी नहीं होगा तो बता देना, आई विल सॉल्व कंप्लीटली, फिर और वही बचेगा हल। कुछ नहीं है, इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपने यूज करना है, दैट्स ऑल। आशिता नहीं होगा मुझे बताना, कल मैं चेक करूंगा, होना चाहिए। गुड, और कौन सा, 97 और 8। A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at a distance L from one end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant alpha. If the coefficient of friction between the rod and the bead is mu, then the time after which the bead starts slipping. ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने ये डिस्कशन करा था कि ऐसे ये सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर एक कार जीरो इनिशियल स्पीड बट कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू करती है, ये क्वेश्चन करा था हमने। ठीक है, ये कार का एक्स, तुम राउंड अबाउट पे घूमते हुए तुम जनरली स्लो स्पीड पे क्रॉस करते हो, बट अब ये तो क्वेश्चन है, आपने कार को रेस्ट से और एक्सेलरेट करा दिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो कार तुम्हारी एक्सेलरेट होते 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 कभी ना कभी तो फिसल जाएगी ना। कैसे सॉल्व करा था इसको, पारस बताएगा। अगर सवाल है बताओ ये कार कब फिसलेगी तो क्या करोगे, ये कार कब स्लिप करेगी, वो किधर करेगी वो पंगा छोड़ दे, कब करेगी, जब फ्रिक्शन म्यू एन हो जाएगा। इस केस में एन की वैल्यू कितनी है, mg के बराबर, n इज इक्वल टू वॉट, mg। ये कार कब स्लिप करेगी, अनुष्का तू बता बेटे चल, कैसे करेंगे, ये कार स्लिप
कब करेगी बेटे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो गविष्ठ क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इसकी अक्षय इधर ध्यान दो यार प्लीज, ऐसे नहीं, इधर होके छुप के बैठ जाते हो, मतलब मुझे दिखने चाहिए सब। इधर इस कार की स्पीड को कौन बढ़ा रहा है? फ्रिक्शन। इस कार को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स वेस्ट जा रहा है, तभी तो रोड को टेढ़ा करते हैं कि नॉर्मल फोर्स का भी कुछ हेल्प ले। ये रोड टेढ़ा नहीं है, नॉर्मल फोर्स और एमजी वेस्ट है टोटल। इस वक्त फ्रिक्शन को ही काम करना पड़ रहा है सारा। जब ये कार यहां पहुंचेगी कहीं पर ऐसे, इस तरह से ऐसे, मान लो टी टाइम हो गया, टी टाइम हो गया तो इसकी स्पीड जो होगी v, दैट इज u प्लस एटी, ए टेंजेंशियल इंटू टाइम, u जीरो था, इसकी स्पीड निकाल लोगे। अब इस वक्त इस डायरेक्शन में इसको फोर्स कौन दे रहा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में इसको टेंजेंशियल फोर्स कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट के डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन फोर्स? चलो ऐसे ही बताता हूं, थ्योरी तो करा ही चुका हूं, भूल ही चुके हो। तभी कहता हूं आराम से हंस बोल के प्यार से बातें किया करे, थोड़ा बहुत पढ़ा करे, याद तो रहेगा। ज्यादा पढ़ा के फायदा नहीं दिख रहा, भूल गए सब। फ्रिक्शन कितना आएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और फिर जब स्लिपिंग होने वाली होगी तो लिखोगे F इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये क्वेश्चन में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या कह रहा है? ये एक रॉड है, ये ऐसे रॉड है, इस रॉड को हम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। यहां पे इस पे एक रिंग पड़ी हुई है, रिंग है एक, ये इमेजिन करो, ये रही रॉड, कोई अंगूठी वगैरह है, चलो कड़े को ले लेते हैं, तो ये रही रॉड और ये ऐसे रिंग है ना। ये प्रॉब्लम बड़ा है थोड़ा सा, कायदे से यहां हिट करना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी नहीं है, तो अगर रिंग को ऐसे रॉड पे डालोगे तो गिरेगी थोड़ा ना, ऐसे ग्रेविटी नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी इस तरह से। इमेजिन छोटी रिंग है कोई। अब जब ये रॉड अल्फा से घूमने के लिए जाएगी तो ये रॉड रिंग को हिट करेगी ना यहां पे, तो ये रॉड रिंग को अपने साथ ऐसे गोल गोल घुमाएगी कि नहीं? हाँ या ना? रिंग भी रॉड के साथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पे घूमेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? अल्फा आर। तो अब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये जो रॉड है ये रिंग को नॉर्मल फोर्स देगा अंदर की ओर। देखना आप ये वाला व्यू देख रहे हो, जब ये रॉड ऐसे थी, ये वाला व्यू देख रहे हो, तो ये रॉड इस वक्त ऐसे है, ये रॉड ऐसे ऐसे नॉर्मल फोर्स देगी, तो ये रॉड इसे नॉर्मल फोर्स देगी इधर, और ये ऐसे घूमेगा ऐसे। तो इस रिंग को टेंजेंशियल फोर्स कौन दे रहा है? रॉड का नॉर्मल फोर्स। और इस रिंग को सर्कल में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? फ्रिक्शन। क्योंकि ये रिंग अब पीछे फिसल जाना चाहेगी। इमेजिन रॉड और रिंग में फ्रिक्शन ना होता तो स्लिप मार जाती, तो ये रिंग पीछे स्लिप होना चाहेगी, पीछे, तो रिंग पे रॉड से फ्रिक्शन फोर्स आएगा अंदर की ओर। तो ये जो रिंग है ना, इस रिंग पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा मेरी ओर और एक फ्रिक्शन आएगा अंदर की ओर। तो अगर मैं थोड़ा इसका व्यू चेंज करके दिखाऊं, इसी का टॉप व्यू दिखाऊं, तो ये रही ऐसे रॉड, ऐसे रॉड को थोड़ा छोटा दिखा देते हैं, ये रही रिंग, ये रॉड ऐसे घूम रही है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो ये इस तरफ नॉर्मल फोर्स आएगा ऐसे, मान लो ऐसे गोल 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 घूमते 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 किसी टाइम टी हो चुका है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तुम निकाल लोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा टी आ गया ओमेगा। तो इस वक्त ये रॉड ऐसे घूमते 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 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पे आ चुकी है। तुम रॉड की कोई और पोजीशन भी ले लो, ग्रेविटी है ही नहीं तो रॉड को ऐसे घुमा लो यार, क्या दिक्कत है? रॉड को ऐसे गोल गोल घुमा लो, सोचो ऐसे घुमा रहा हूं मैं गोल गोल, ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो तुम चाहे ऐसे ऐसे गोल घुमाओ चाहे ऐसे ऐसे, एक ही बात है दोनों। ओके, ये रॉड, ये रिंग इस वक्त सर्कल में घूम रही है आर रेडियस के, कितनी एंगुलर स्पीड से? ओमेगा। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? फ्रिक्शन एफ। एन की वैल्यू कितनी आएगी? एम टाइम्स
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे तुम क्या लिख दोगे, m अल्फा r। फ्रिक्शन फोर्स देगा सेंट्रीपिटल, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। ये रिंग किधर स्लिप होना चाहेगी, बाहर, तो रॉड रिंग को फ्रिक्शन किधर देगी, अंदर। ये दोबारा करोगे आप लोग घर पे, ये नहीं हाँ सर आपने बता दिया था हमने सुन लिया था। घर पे जाके रॉड लो, रिंग डालो, घुमाओ, देखो। वो रिंग तो खैर गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी ना हो तो इस साथ साथ ऐसे घूमेगी, साथ में ऐसे घूमेगी, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, कह रहा है स्लिप कब मारेगी, स्लिप कब करेगी, व्हेन एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। क्या, बोल बोल बोल, एफ इक्वल टू म्यू एन एम जी, यहां है ही नहीं जी, एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एन ये रहा, एन यहां पे कांस्टेंट है क्योंकि दिस रॉड इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो धीरे 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 तेज होता जा रहा है। अल्फा इज व्हाट इज अल्फा, नाम मत बता, व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। सिद्धार्थ क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, डी ओमेगा बाय डी टी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज जस्ट लाइक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसमें क्या हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां से, n कांस्टेंट है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, n की, इसको f को लिख देना म्यू n, ओमेगा को लिख देना अल्फा t, टाइम आ जाएगा जब ये रिंग स्लिप कर जाएगी। इजी क्वेश्चन हो गया। फोटो खींच लिया करो उसकी, मोबाइल से नहीं आंखों से ऐसे करके फोटो खींच लिया करो ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, मतलब मेमोरी कुल मिला के शार्प करो। 3.98 बेटे ध्यान से देखना इधर, लक्ष्य तुम बताओगे बेटा, हो गया था ये, अच्छा तुम कह रहे हो पहुंचे नहीं, लक्ष्य तुम भी नहीं दिख रहे यार तुम लोग। चलो, insect crawls up a hemispherical surface very slowly, coefficient of friction is 1/3, if the line joining this makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha। चलो प्रमेय तुम बताना। अच्छा, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इंसेक्ट है, क्रॉल करता करता ऊपर, मैं तो ब्लॉक की तरह दिखा दे रहा हूं, इंसेक्ट है, इमेजिन करो कोई भी इंसेक्ट है, चींटी है, कोई भी चीज है, क्रॉल करते करते ऊपर जा रही है, इस पे, यहां पे क्रॉल करते करते, इसके पैरों और इस सरफेस के बीच म्यू की वैल्यू 1/3 है। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, फ्रिक्शन ऊपर, क्या बात कर रहे हो, ये कोई ब्लॉक नहीं है, इंसेक्ट है। आप भी जब चलते हो भागते हो तो फ्रिक्शन आपके पैरों पे किधर लगता है, आगे, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग, कुछ भी रिदम में बोलते हो पूरा, जो बोलो बस उसी रिदमिक वे में, पीछे। आप जब भाग रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आपके पैरों पे फ्रिक्शन ही तो आपको एक्सेलरेट करा रहा है, और जब भागते भागते रुक रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे। जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपके पैर और जोर मारते हैं ग्राउंड पे पीछे, आपके पैर ने ग्राउंड पे पीछे एफर्ट डाला तो ग्राउंड ने आपको किधर फोर्स दिया, आगे। तो ये इंसेक्ट भी, इमेजिन एक इंसेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जा रहा है, इमेजिन करो, पहले स्फेरिकल सरफेस को छोड़ो, ये ऐसे इंक्लाइन है, ठीक है, ये बंदा ही ऊपर जा रहा है ऐसे, तुम वॉक करके ऊपर जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो ऊपर, बोलो तुम्हारे पैरों पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा, कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम्हारे mg sin थीटा को कोई तो बैलेंस कर रहा है, कौन, तुम्हारे पैरों पे आने वाला फ्रिक्शन। तो तुम अपने आप को इमेजिन करो हिल पे, ऐसे कांस्टेंट स्लोप के हिल पे ऊपर जा रहे हो कांस्टेंट स्पीड पे, तो तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा ना ऊपर चढ़ने के लिए। ग्राउंड पे जब कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो तो आई कैन से फ्रिक्शन जीरो, वैसे रियली इट इज नॉट जीरो, क्योंकि ग्राउंड पे अगर तुम कांस्टेंट स्पीड पे भी जा रहे हो तो एयर फ्रिक्शन तो है ना। तो इफ यू इग्नोर इट, ग्राउंड पे अगर तुम कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो तो तुम्हारे पैरों पे फ्रिक्शन होगा जीरो, हजम नहीं होता, हम कहेंगे सर जीरो मतलब वो तो, लेकिन वो जीरो मानेंगे, आइडियल केस ले रहे हो ना, एयर फ्रिक्शन भी नहीं है। तो यहां पे भी अगर मैं एयर फ्रिक्शन इग्नोर करूं, तुम ऐसे ऊपर ऐसे वॉक करते हुए जा रहे हो तो तुम्हारे पैरों पे फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक, तुम चल रहे हो लेकिन तुम्हारा वो पैर जो इस इंक्लाइन पे है वो रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे है ना, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा तुम्हारे पैरों पे, mg sin थीटा।
और इमेजिन यही सरफेस ऐसा हो गया अगर, अब तुम जब ऊपर चलोगे कांस्टेंट स्पीड पे, स्लोली चल रहे हो, स्लोली बोले या कांस्टेंट स्पीड बोले, दोनों केसेस में हम फोर्सेस क्या कर देते हैं, बैलेंस। तो अगर तुम अब अगर कांस्टेंट स्पीड पे जाओ तो तुम्हारे पैरों पे फ्रिक्शन ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारे वेट का कंपोनेंट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। तो ये इंसेक्ट जब क्रॉल करता 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 ऊपर जा रहा है, तो इसका ये जब यहां कहीं पहुंचा एट एनी जनरल एंगल थीटा, तो इसके वेट mg का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है, वेट ऐसे आएगा mg, इस mg का थीटा, mg cos थीटा उधर आएगा, mg sin थीटा इधर आएगा। ये mg sin थीटा को इसके पैरों पे आने वाला फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। इसके पैरों पे फ्रिक्शन ऊपर की ओर आएगा, ब्लॉक नहीं है। जो आप बोलो सर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगाओ, ये ब्लॉक नहीं है, इंसेक्ट है। ये स्लाइड नहीं, इसके पैर उस सरफेस पर स्किड नहीं मार रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और क्योंकि स्लोली जा रहा है मतलब कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है, तो फोर्सेस बैलेंस। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, mg sin थीटा। तो जब ये और ऊपर आएगा तो फ्रिक्शन को और बड़ा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वेट का कंपोनेंट और बड़ा होता जाएगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इस केस में किसके बराबर आ रहा है, mg sin थीटा। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा एंगल बड़ा होता जाएगा, एंगल बड़ा होता जाएगा तो फ्रिक्शन बड़ा होता जाएगा। और जैसे ही फ्रिक्शन आ गया अपनी लिमिट पे, उसके ऊपर ये नहीं जा पाएगा। फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे कितना हो जाएगा, म्यू एन, और इस बारी एन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, mg cos थीटा। ये नहीं कहना सर n माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाय आर करो, क्वेश्चन कह रहा है स्पीड इज वेरी स्लो, तो v को लगभग 0 मान लो। सो ये म्यू एन, एन कितना, mg cos थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg sin थीटा। ठीक है, यहां से mg और mg कर देंगे हम कैंसल, mg और mg कैंसिल हो गए, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, म्यू। तो ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां तक वो जा सकता है, और म्यू हमें कितना दिया हुआ है, 1/3। सो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, tan थीटा इक्वल टू 1/3। म्यू 1/3 दिया ना, तो बस अब ये आ गया। क्यों कॉट में क्यों लिखना पड़ेगा, अच्छा ओ हाइट पूछ रहा ऑप्शन में तो शायद, एंगल, हाइट अगर पूछेगा तो एंगल मिल गया तुम्हें, ये एंगल मैक्सिमम थीटा मिल गया, ये हाइट निकाल लेना फिर। h कितनी आएगी, r माइनस r cos थीटा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच ही कैन गो, सो r माइनस r cos थीटा, हाइट भी निकाल दो। ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब जो बच्चे सुंदर सुंदर डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डायग्राम ना बनाए ऐसे ही सुने और भूल जाए, उनके लिए तो सब कुछ ही अच्छा है। फिर नोट करो, बढ़िया बातें नहीं। राइट हेडिंग, collision in 2D or oblique collision, collision in 2 dimension और oblique collision, ये स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ध्यान से देखना इधर। 1D कोलिजन हमने देखा पिछली क्लासेस में, वहां सब कुछ एक ही लाइन के अलोंग था। कोलिजन से पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज, कोलिजन के दौरान आने वाला इंपल्स या इंपल्सिव फोर्सेस, सब एक ही डायरेक्शन में थे। अगर ये डायरेक्शन सेम ना हो, जैसे आप कैरम खेल रहे हो, वहां पे ऑब्लिक कोलिजन ही होता है। आपने स्ट्राइकर ऐसे हिट किया और कट शॉट सा कुछ मारा, हिट करने के बाद कॉइन एक तरफ गया, स्ट्राइकर एक तरफ गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये एक डिस्क है ऐसे, आप इमेजिन ये कैरम बोर्ड ही है, ठीक है, और ये एक देना, ये एक डिस्क है, मास m1। आप कैरम बोर्ड को ही इमेजिन करो, आप टॉप व्यू देख रहे हो उसका, इसका मास है m1। मान लो ये ऐसे u स्पीड पे आ रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं दूसरी वाली बॉल को, ये भी एक डिस्क है m2, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको अभी रेस्ट पे लेके चल रहा हूं, इट इज एट रेस्ट। जब भी दो स्मूथ बॉडीज आपस में टकराती हैं, स्मूथ, तो उनके बीच में जो इंपल्स या इंपल्सिव फोर्स आता है वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, क्योंकि आपने कहा फ्रिक्शन है ही नहीं,
अब जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट या उसको कह लो कांटेक्ट फोर्स, वो कांटेक्ट फोर्स का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। उस कांटेक्ट फोर्स का जो कंपोनेंट सरफेसेस के पैरेलल आता है उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैं कह रहा हूं है नहीं, तो फिर बचा क्या, नॉर्मल फोर्स ही बचा। तो जब ये बॉल इस बॉल से आके टकराएगी, ये कितनी तेज आ रही है, इसकी स्पीड का डायरेक्शन कुछ और भी होता, उससे कोई मतलब नहीं है। जब ये बॉल इस बॉल से आके टकराएगी, देन इन दैट केस कोलिजन के वक्त इनकी शेप डिफॉर्म होगी, वो मैं दिखा नहीं रहा शेप इनकी, क्योंकि वो शेप डिफॉर्म दिखाई तो मैं कॉमन नॉर्मल दिखाने में दिक्कत होगी, शेप डिफॉर्म होगी। जो हेड ऑन कोलिजन में भी हो रहा था वो मेरे को कॉमन नॉर्मल दिखाना है, इसलिए मैंने शेप को डिस्टॉर्टेड नहीं दिखाया। सो जब ये दोनों टकराएंगे, ये बॉल कितनी तेज आ रही थी, किस डायरेक्शन में आ रही थी, इन सब बातों से इस इंपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन को कोई लेना देना नहीं। मैग्नीट्यूड को है, ये जितना तेज आएगा मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा आएगा फोर्स का, बट डायरेक्शन ये m1 m2 को इंपल्स देगा इस डायरेक्शन में j, m2 m1 को इंपल्स देगा इस डायरेक्शन में j। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन, जब कोलिजन के वक्त इंपल्सिव फोर्सेस का डायरेक्शन और कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, देन दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक। बहुत आसान है, बहुत आसान, कुछ नहीं, वेक्टर्स का यूज आ जाएगा, वेलोसिटीज को तोड़ेंगे। अब ये जो वेलोसिटी थी u, इसको मैं तोड़ दूंगा इंपल्स की तरफ और इंपल्स के परपेंडिकुलर, और मैं कहूंगा यार इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम कहते थे एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो आप कहते थे उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी तो बदलेगी ही नहीं। सेम वे हम यहां पे बोलेंगे इस डायरेक्शन में तो कोई इंपल्स ही नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में कोई इंपल्स ही नहीं है उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट विल हैपन इज इन दिस केस, आफ्टर कोलिजन हम इस पूरे सिस्टम को व्हाट वी डू इज, एक ये डायरेक्शन ले लेंगे, एक ये डायरेक्शन ले लेंगे ऐसे, इस बॉल के लिए भी एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन ले लेंगे। हम इंपल्स वाला डायरेक्शन एक लेंगे और उसके परपेंडिकुलर वाला एक डायरेक्शन लेंगे। ठीक, इस बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के ठीक पहले इसे भी मैं ब्रेक करूंगा इंपल्स वाले डायरेक्शन में और इंपल्स के परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में। मतलब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में, हम वेलोसिटीज को इंपल्स के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। आप ध्यान से देखोगे कि कोलिजन के वक्त इंपल्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर ये स्मूथ बॉडीज हैं मोस्टली हम वही लेंगे, बाद में फ्रिक्शनल इंपल्स भी आएगा, पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में। फिलहाल ये स्मूथ बॉडीज है, स्मूथ बॉडीज जब भी आपस में टकराएंगी तो देयर विल बी ओनली नॉर्मल फोर्स। बस यही फर्क है कि वो नॉर्मल फोर्स एकदम से बहुत ह्यूज हो गया, इसीलिए हम उसको इंपल्स की कैटेगरी में ट्रीट कर रहे हैं, इंपल्सिव फोर्स है। ठीक, तो अब मान लो ये एंगल थीटा था, तो इसकी वेलोसिटी को तोड़ो, कितनी थी ये, u cos थीटा और ये u sin थीटा। अब ये जो u sin थीटा है इसको कुछ नहीं होगा, ये जीरो ही रहेगा। भाई ये बॉल तो रेस्ट पे थी, मैंने सिंपल केस लिया है, ये बॉल तो रेस्ट पे थी, अब इस डायरेक्शन में तो कोई इंपल्स मिला ही नहीं, तो उस डायरेक्शन में तो बॉल चलेगी ही नहीं। इस डायरेक्शन में मान लो इस बॉल की वेलोसिटी v1 है और इस बॉल की वेलोसिटी v2 है। बहुत आसान है, इंपल्स वाले डायरेक्शन में सारी हेड ऑन कोलिजन वाली थ्योरी लगा दो, और जिस डायरेक्शन में इंपल्स आया ही नहीं उस डायरेक्शन में तो कुछ हुआ ही नहीं, उस डायरेक्शन में तो जो पहले था हाल वही बाद में है। इंपल्स वाले डायरेक्शन में आ जाओ, व्हाट इज द सेपरेशन वेलोसिटी, v2 माइनस, इसका कोई काम नहीं है सेपरेशन में। सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी में सिद्धार्थ कौन सी वेलोसिटीज लेंगे, इंपल्स के डायरेक्शन वाली। मैं आपसे कहूंगा अप्रोच वेलोसिटी क्या है, आप ये नहीं कहना सर u है कि ये u से आ रहा है, ये u cos थीटा है। ये सेपरेशन और अप्रोच को, इसको रिलेटिव वेलोसिटी से काम नहीं है कोई। ऐसे मैं बोलूंगा ये बॉल रेस्ट पे ये u से आ रही है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, u। लेकिन मेरे को अप्रोच वेलोसिटी और सेपरेशन वेलोसिटी में कौन से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने हैं, इंपल्स के डायरेक्शन वाले। तो पहला कॉन्सेप्ट तो मैं यहां पे यही लगाऊंगा कि E इज इक्वल टू सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी। दूसरा, इंपल्स वाले डायरेक्शन में
अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूं तो बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं आया, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो उस भाई उधर यू साइन थीटा की बात ही मत करो ना। तो क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 टाइम्स u cos थीटा। बोलता है इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो। अब काइनेटिक एनर्जी लेते वक्त प्लीज इसको भूलना मत, वैसे भूल भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर इसको भी भूल जाना, तो इधर इधर दोनों साइड से कैंसिल ही हो जाएगा वो तो। वैसे वैसे अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है क्या लिखोगे, हाफ m u स्क्वायर, इसकी क्या हाफ m अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी नेट स्पीड निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी में मेरे को काइनेटिक एनर्जी को कोई परवाह नहीं है कंपोनेंट वगैरह से। प्रोजेक्टाइल में एक बॉल जा रही है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो दैट इज हाफ m v नेट का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन तुम लिखोगे v नेट स्क्वायर इज v1 स्क्वायर प्लस u साइन थीटा का स्क्वायर, शुरू में भी आएगा u cos थीटा स्क्वायर प्लस u साइन थीटा स्क्वायर। मान लो तुम इसको भूल गए, शुरू वाले में भी बाद वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना शुरू में लिया इसको ना बाद में लिया, बट इट्स ओके, काइनेटिक एनर्जी कायदे से है तो लेना चाहिए। सो अगर कह रहा है इलास्टिक कोलिजन है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर। नहीं है इलास्टिक तो बस ये दो, खेल खत्म, बहुत आसान है। तोड़ना ही एक स्टेप ही तो और बड़ा बेटे संप्रीत, कौन सा स्टेप, वेलोसिटीज को ब्रेक करने वाला। अब मुझे एक्सिस बाय एक्सिस सोचना है, अब मुझे देखना है यार इस डायरेक्शन में तो इंपल्स ही नहीं है, तो जिधर इंपल्स नहीं है उधर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, चेंजेस तो सारे इंपल्स वाले डायरेक्शन में आएंगे, ओके। और इंपल्स हमेशा किधर आएगा भव्या बेटे, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ओके, नोट कर लो इसको। 115 अंग्रेजों, सवा एक नहीं, कोई पूछ रहा है सवा एक का मतलब क्या। एक काम करो चलो, मान लो ये दोनों बॉल्स का मास सेम है, दोनों बॉल्स का मास सेम है, ये यू स्पीड से आ रही थी, ये रेस्ट पे थी, वेलोसिटीज को मैंने पहले ही तोड़ रखा है ना, ये यू स्पीड से आ रही थी, ये रेस्ट पे थी, इलास्टिक कोलिजन है। जरा बताओ कोलिजन के बाद इन दोनों बॉल्स की जो वेलोसिटीज होंगी नेट, उनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो जरा, बॉल ऑफ मास m, बॉल ऑफ मास m moving with a speed u collides elastically with another identical ball, collides elastically with another identical ball which is at rest. If collision is elastic, find angle between final velocities. Find angle between final velocities. आशिता बेटे हेड ऑन कोलिजन होता तो क्या होता, हेड ऑन कोलिजन होता है इन दोनों आइडेंटिकल बॉल्स के बीच, तो ये वाली बॉल u स्पीड से आती, इससे टकरा के ये रुक जाती और ये u से चली जाती, वेलोसिटीज की अदला बदली हो जाती ना, कल पढ़ा था स्पेशल केस में। बट ये अब हेड ऑन नहीं है ना, तरनप्रीत कर बेटे सॉल्व। नाउ दिस इज नॉट हेड ऑन कोलिजन। देवंशिका आप भी ट्राई करो बेटे अच्छे से, तीनों डायग्राम फर्स्ट क्लास, बढ़िया बढ़िया तीनों डायग्राम फिर से बनाओ। 90 नो, सोचो दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो क्या होगा, ये दोनों बॉल्स जब आपस में टकराएंगी, मैं डायरेक्ट फाइनल डायग्राम बना रहा हूं, व्हाट विल हैपन, इंपल्स जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में सारे हेड ऑन वाले कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। हेड ऑन कोलिजन में अगर मासेस बराबर और कोलिजन इलास्टिक तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है ना, तो जब ये टकराएगा ना तो इसकी जो वेलोसिटी थी ना u cos थीटा, वो सारी इसके पास चली जाएगी u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में अब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इधर वाली को कुछ होगा नहीं u sin थीटा,
तो टक्कर के बाद ये बॉल u cos थीटा से इधर चली जाएगी, ये बॉल u sin थीटा से इधर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटीज? 90। समझ में आई बात? बहुत आसान है, बहुत इजी है ये, मैं बता रहा हूं। तुमने इंपल्स का डायरेक्शन देख लिया, तुम बोलो इंपल्स वाले डायरेक्शन में सर पुरानी थ्योरी सारी लगाओ, वही सेपरेशन अप्रोच वाले फंडे लगाओ। मान लो मैं कहता इलास्टिक नहीं है, तो तुम इसकी वेलोसिटीज v1 v2 लेके जो अभी डायग्राम बनाया था वही काम करते। ओके, तो बोथ द बॉल्स विल फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली। इसी को वेक्टोरियली हम कैसे लिख सकते हैं देखना। मान लो मुझे सब ये u cos थीटा u sin थीटा नहीं आता, इसी को देखना हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखना इधर ध्यान से, मान लो ये बॉल है मास m, ये ऐसे आ रही है, इसकी वेलोसिटी है u वेक्टर, ये दूसरी बॉल रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद ये वाली बॉल मास m कहीं इधर गई v1 वेक्टर, ये वाली बॉल इधर गई v2 वेक्टर। मेरे को कुछ पता नहीं वो इम्पल्स वगैरह, ये वेक्टर मेथड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, आप कहोगे m u वेक्टर इज इक्वल टू m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे वेक्टोरियली, है ना। इम्पल्स आया था बट वो तो इंटरनल था, तो वेक्टोरियली तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम पहले और बाद में कंजर्व। ये m कैंसिल हो गया, तो यहां से u वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इट्स ओके। नाउ दूसरी इक्वेशन क्या, इलास्टिक कोलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वेट करें। सो कोलिजन से पहले कितनी है, हाफ m u स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करी हमने क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। हाफ m कैंसल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आया, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हमें सेपरेशन और अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट्स को लगाने की। u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ गया। एक काम करो जरा, ये इक्वेशन का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट तो लो, क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट, u वेक्टर डॉट u वेक्टर, दिस इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। ये स्ट्राइक नहीं करता अपने आप से, वो प्रैक्टिस से आता है कि यार वो स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसका एक वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, a स्क्वायर, a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, a स्क्वायर, भाई मॉड a कॉस 0। तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है सिद्धार्थ बेटे, मॉड a का स्क्वायर। तो इसका खुद से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो u डॉट u इधर v1 बार प्लस v2 बार, u डॉट u क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, v1 डॉट v1 क्या आएगा, v1 स्क्वायर, v2 डॉट v2 क्या आएगा, v2 स्क्वायर, v1 डॉट v2, v2 डॉट v1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स v1 डॉट v2 आ जाएगा। नाउ u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के बराबर है, तो इसको इधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कितना आ जाएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद v1 और v2 आपस में परपेंडिकुलर है। एनसीईआरटी बुक में ऐसे एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक ठीक है, एक तरीका है, आसान तो वही है। u cos थीटा वाला गया, u sin थीटा वाला बचा, तो एक बॉल u cos थीटा से चली गई, एक u sin थीटा से, प्रोवाइडेड कोलिजन इज इलास्टिक, प्रोवाइडेड masses of both the balls are same। ओके, नोट कर लो इस मेथड को भी। नहीं वो ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, बट डायरेक्शंस ऐसे कैसे, v1 वेक्टर v2 वेक्टर और u वेक्टर, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा थोड़ना है कि u वेक्टर जो है वो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर का रिजल्टेंट ही है ना।
मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि u वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ v1 एंड v2, तो फिर हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से बताते हैं, देखो वेक्टर्स राइट एंगल आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा ना है कि u वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ, कोलिजन के बाद v1 v2 है, कोलिजन के बाद u का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है, वो तो कोलिजन से पहले था। ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि एक वेक्टर है a बार, एक है b बार, उनका रिजल्टेंट है r बार, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो मैं कहता देखो a और b परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये उनका रिजल्टेंट था। हाँ, अच्छा, अब बात सुनो ध्यान से। कई बार ऐसा होगा कि कोलिजन में इम्पल्स के डायरेक्शन का कुछ अता पता ही नहीं होगा, तो वो क्वेश्चंस आसान होंगे। मान लो मैं तुमसे कहूं ये एक पार्टिकल है मास m1 का, u1 स्पीड से आ रहा है, ये एक पार्टिकल है मास m2 का, u2 स्पीड से आ रहा है थीटा एंगल पे। ये दोनों पार्टिकल्स आगे जाके ऐसे यहाँ पे टकराए आपस में, और टकराने के बाद इस लाइन से m1 इधर चला गया, v1 एट एन एंगल थीटा 1, m2 इधर चला गया, v2 एट एन एंगल थीटा 2। तो ये क्वेश्चंस और आसान है। जब इम्पल्स का डायरेक्शन मुझे पता होगा ना तो क्वेश्चन अच्छा जाएगा। हालांकि पिछले क्वेश्चंस तो इजी थे, बट अच्छे क्वेश्चंस आगे आएंगे। जब तुम्हें बोल रहा है यार ये दो पार्टिकल है, पार्टिकल के देख, जब तक मुझे तुम बॉडी की प्रॉपर शेप नहीं बताओगे मैं इम्पल्स का डायरेक्शन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉमन नॉर्मल देखना है ना। आकृति ध्यान से सुन बेटे, तुमने बोला ये दो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपस में आगे टकराए और चले गए, कुछ तुमने शेप वगैरह के बारे में बोला ही नहीं, पार्टिकल्स ऐसे हैं छोटे छोटे। अब ये नहीं कहना सर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्क मान लो ऐसे, है ना। इस तरह के केस में मुझे इम्पल्स का डायरेक्शन का पता ही नहीं। तो अगर मुझे इम्पल्स का डायरेक्शन ही नहीं पता तो सेपरेशन और अप्रोच वाले झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जब तुमने मुझे क्वेश्चन में इम्पल्स का डायरेक्शन बताने वाली इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तो मैं वेलोसिटीज को तोड़ूं किधर। सेपरेशन और अप्रोच में तो मैं इम्पल्स के डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेता हूं ना, इम्पल्स का डायरेक्शन तो आपने बताया ही नहीं, तो क्वेश्चन आसान हो गया। इस क्वेश्चन में हम मोमेंटम, ये बात पक्की है कि जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो बाहर से तो कोई इंपल्स नहीं आया, तो इसलिए मोमेंटम तो कंजर्व होगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम अलोंग एक्स, स्कूल एग्जाम टाइप में ऐसे ही आते हैं, या सिंपल जेई मेन में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ इजी है बहुत। बस तुम्हें अब क्या करना है, एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करो, वाई के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करो। सेपरेशन अप्रोच में जा ही नहीं पाएंगे, कैसे बताएं सेपरेशन अप्रोच, जे का डायरेक्शन ही नहीं बताया आपने। और अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व करो, नहीं है तो वो भी मुसीबत बची। तो ये तो इजी है बहुत क्वेश्चंस। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए, दो पार्टिकल्स आपस में टकराए, अलोंग एक्स मोमेंटम कंजर्व करो, पहले कितना था मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग, m1 u1 प्लस m2 u2 cos थीटा, और कोलिजन के बाद m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, और अलोंग y भी कंजर्व करो। सो अलोंग y इसका क्या है, m2 u2 sin थीटा, इसका क्या है m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, दैट्स ऑल। बस इन्हीं में से वो कुछ वैल्यूज दे देगा, कुछ वैल्यूज पूछ लेगा, सिंपल है बहुत। एक्स के अलोंग, जैसे अभी हमने मोमेंटम कंजर्व वेक्टोरियली किया था, वो वेक्टोरियली करो या एक्सिस बाय एक्सिस करो, इट्स द सेम थिंग। वेक्टोरियली करने में तुम आई कैप जे कैप लिखोगे, फिर बोलते हो ना आई कैप के इधर वाले कोएफिशिएंट्स और उधर वाले आई कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर दो, वो यही बात तो होती है कि एक्स एक्स वाले इक्वेट हो रहे हैं, वाई वाई वाले इक्वेट हो रहे हैं। और बोलेगा कि अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, इफ इट इज इलास्टिक, सेपरेशन अप्रोच यूज ही नहीं कर सकते। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बाद में कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दैट्स ऑल। बस इजी है। सो इफ वी डू नॉट
have the information about the impulse during collision. आसान हो गया, एक्सिस बाय एक्सिस मोमेंटम कंजर्व करो, कह रहा है इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वेट। देख काइनेटिक एनर्जी के वक्त कभी भी मैं नहीं बोलता कंजर्व, इक्वेट, क्योंकि कोलिजन के वक्त काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हुई थी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इक्वेट कर दो, दैट्स ऑल। नोट करो, टेस्ट करा जाए बढ़िया सा।